ठीक है, वो हम नहीं लाएंगे। ठीक है। अच्छा मुनीफ फारूक साहब, पहले जो 27वीं आईनी तरमीम की गई उसके जरिए आईनी अदालत बनाई गई, आप खुद कानूनदान भी हैं, कानून को समझते हैं। उस वक्त यह कहा गया कि यह अदालत सारे आईनी मामलात देखेगी क्योंकि अदलिया के ऊपर गैर जरूरी बोझ पड़ता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब हमने देखा कि हुकूमत ने तरमीम की है कि अगर नैब के कानून के तहत किसी को सजा होती है और अपील वगैरह की जाती है तो वो मामला भी आईनी अदालत देखेगी। आज आईनी अदालत ने सोहेल आफरीदी साहब को भी नोटिस कर दिया है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या कोई फोर्स बनाई जा रही है। तो कितना फर्क पड़ा है आईनी अदालत के आने से? क्या वो जो आईनी मुकदमात थे उनका बोझ कम हुआ है? जो एक तरह से सेल किया गया था आइडिया, क्या उस आइडिया के मुताबिक ये चीजें चल रही हैं? देखिए, बात यह साहब कि जो आइडिया था बेसिकली वो ये था कि जो इस वक्त एक पूरा माहौल है, एक निज़ाम है, उसके अंदर कुछ मेजर्स लिए जाएं जो कि पुराने निज़ाम से मुख्तलिफ हों। अब जाहिर बात है, पुराना निज़ाम, पुरानी अदलिया, उसके ऊपर बड़ी एक जिसे कहते हैं ना, बड़ी सीधी सादी डिवीजन हो गई। वो डिवीजन ये थी कि जी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके अंदर चंद मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को कहा गया कि जी ये तो इमरान खान साहब की तरफ हैविली टिल्टेड है। बाकी जज साहिबान के जो तफरीक आई वो करी ये तो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के जज हैं। फिर जाहिर बात है उस पूरे निज़ाम की तब्दीली 27वीं तरमीम की सूरत में की गई और फिर आपको पता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी गई। अगर उस तरह से देखा जाए, जो पावर सेंटर है अदलिया का वो तो अब आईनी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल उसके पास अब वो इख्तियार नहीं रहा, वो तो सिविल अपीलें या चलें को क्रिमिनल की कोई अपील चली गई तो चली गई। बाकी जो आम हुकूमती मामलात, आईनी मामलात, वो तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर होंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं अब दोबारा कहूंगा कि देखिए, चाहे अगर सादा अक्सरियत वाला कानून बनाना है यानी सिंपल लेजिस्लेशन वाला करनी है वो भी, या अगर तरमीम करनी है वो भी, वो जरूरत के मुताबिक कर ली जाएगी। अभी जिस तरह हमारे भाई ज़फ़र रहमान साहब फरमा रहे थे कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम हुई, जी बिल्कुल वो जिस तरह हुई वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह याद है, वो जिस तरह हुई। फिर 27वीं तरमीम में हुकूमत कंफर्टेबल नजर आई। अब अगर आने वाले वक्त के अंदर ज़फ़र साहब की हुकूमत को जरूरत होगी 28वीं तरमीम की, तो वो बासानी 28वीं तरमीम भी कर लेंगे। लिहाजा ज़हन में रखिएगा कि जो अदलिया के अंदर एक जो इशू था, अगर हम ये कहें कि पहले वाली अदलिया बहुत कमाल थी और आज वाली बहुत बुरी है या ज़बू हाली का शिकार है, तो ये भी मुकम्मल तौर पर गलत होगा। और या अगर मैं ये कहूँ मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि आज की अदलिया के तो क्या कहने, पहली अदलिया बहुत कमाल थी, तो ये भी मुकम्मल तौर पर गलत होगा या मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा ये कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत सारी चीजें की जाती हैं। अब इससे ज्यादा बहुत सारी बातें फिर जब आप करते हैं तो फिर वो मसाइल हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ अगर आपके व्यूअर इससे जो मेरी अदना सी राय से, जी हाँ, वो अगर आपका व्यूअर मेरी अदना राय से कुछ हासिल कर सके तो मैं समझता हूँ मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। जी मुनीब साहब, ये जो पाकिस्तान जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है, और आज मैं देख रहा था कि तेहरान से इस तरह के विजुअल्स आ रहे थे कि शुक्रिया पाकिस्तान की वहां पे रैली निकाली गई है। यकीनन फिर कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान सफारतकारी में बेहतर कर ही रहा है कि ईरान भी उसको मान रहा है, सऊदी अरब भी मुतमईन है। आप कैसे इसको देखते हैं और अब तक जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, आप समझते हैं कि उसकी तारीफ बनती है? देखिए, कुछ चीजें अगर हम जिसे कहते हैं ना कि तहकीक के साथ अतर काज़ी साहब, अगर हम इन चीजों का उनके ऊपर तज्जिया करें या उनको असेस करें, तो देखिए आज पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है और जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है जो भी, और ख़ास तौर पर पिछले 1.5-2 सालों के अंदर, और एक मार्का हक से आप पिछले 1 साल से देख लें, उससे पहले भी इवन मैं कहूँगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ा अच्छा बहसीयत फॉरेन मिनिस्टर काम किया। पाकिस्तान को बहुत नेकनामी मिली है। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टेचर है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सेंटर स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर हम अपने कोई भी, मैं बगैर विदाउट पर्टिकुलराइजिंग एनीवन, अगर हम अपना तासुब का चश्मा उतार कर हम सब सिर्फ ये देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत पाकिस्तान को दी है। पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा इस वक्त अगर सबसे ज्यादा तकलीफ में मुब्तला है तो 2 मुल्क हैं, एक भारत, दूसरा इसराइल, जिनको पाकिस्तान की इस पोजीशनिंग से इज्जत से तकलीफ है। इवन एज वी स्पीक इस वक्त
बहुत सख्त तकलीफ है इजराइल के अंदर कि पाकिस्तान को एक सेंट्रल रोल क्यों मिला हुआ है, और अमेरिका जैसा मुल्क जिसको इजराइल ने आगे लगाया हुआ है वो भी पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस देने के लिए मजबूर है। सो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आप, उसके नाकदीन भी आप कह रहे हैं कि A+ फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, बट दिस डज नॉट कम विदाउट एनी हार्ड वर्क। ये ऐसा नहीं है कि बस ये कोई फ्लूक नहीं है कि अच्छा जी बस तुक्के से ही हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और अगर हम इसको थोड़ा सा एजुकेटेड तरीके से इसको एनालाइज करें, विच माशाल्लाह यू ऑलवेज डू, तो हमें इस बात का अंदाजा होगा कि इसका जो बेड रॉक है वो बहुत पहले तैयार करना शुरू किया गया था कि ये कैसे, इसकी फाउंडेशंस कैसे मजबूत होंगी इस फॉरेन पॉलिसी। हम अपने आप को किसी जंग में हमने नहीं धकेला, हमने अपने आप को रेंट आउट नहीं किया किसी मुल्क के लिए कि हम वहां जाकर कोई अपनी फौज किसी जगह लगा दें और कुछ कर दे। येट हमने, हमारी फॉरेन पॉलिसी की दुनिया तारीफ कर रही है। वो मुल्क जो विक्टिम बना हुआ है इजराइल की और अमेरिका की एग्रेशन का, उसने पिछले 8 महीने में एक नहीं मुतअद्दिद दफा आपका शुक्रिया अदा किया है, और बावजूद इस बात के हमारे अपने मुल्क के अंदर और चंद जो मुल्क से भागे हुए लोग हैं, कई ऐसे गिद्ध, वो इस वक्त में भी, टेस्टिंग टाइम्स के अंदर भी, बुरा भला अपने मुल्क को और उसकी फॉरेन पॉलिसी के और उसकी क़यादत को कहते रहे। जबकि ईरान, जिसका जिक्र अभी आपने खुद किया, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की या पाकिस्तान की पोजीशन की तारीफ कर रहे हैं। अभी चाइना के हवाले से पाकिस्तान को इतनी इज्जत है कि अब देखिए, हम जब पढ़ना नहीं है, जब तहकीक नहीं करनी, तो फिर जाहिलाना तबसरे तज्जिया तो हर कोई करता रहेगा ना काज़ी साहब। लेकिन अगर किसी ने पढ़ लिख कर बात करनी है तो ये पता होना चाहिए कि जो चाइना है उसका क्या इन्फ्लुएंस है ईरान के ऊपर, और चाइना और ईरान का इंडिपेंडेंट ताल्लुक क्या है, किस तरह की गारंटी ईरान चाह रहा है, और हमारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान की पोजीशन वहां पर क्या है। कई ऐसे भी गिद्ध बैठे हुए हैं इस वक्त जो इसहाकडार साहब का विजिट था उसके ऊपर भी झूठ इंजेक्ट कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर और अपने लोगों के अंदर। क्या आप समझते हैं कि ऐसे लोगों को बगैर किसी बासपुर्स के या अकाउंटेबिलिटी के छोड़ देना चाहिए? अगर कोई तनकीद कर रहा है हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी पे तो फिर उनको हम कोई सजा तो नहीं दे सकते। जमहूरियत में तो तनकीद तो बर्दाश्त करनी पड़ती है ना मुनीब साहब। देखिए, तनकीद और बात है अतर काज़मी साहब, तनकीद और बात है, झूठ और चीज है। देखिए, दोनों में फर्क है। मुझे आपकी एक बात से एतराज है कि आपका एक मौकफ है किसी भी इशू के ऊपर, आपका राइट है कि आप उस पर बात करें, मेरा राइट है मैं उससे एग्री करूं या डिसएग्री करूं। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप अगर अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे तनकीद करते हैं, इट शुड नॉट मेक यू एंटी नेशनल, बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है। लेकिन अगर मैं या आप एक झूठ को प्रोपोगेट करें, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम उसको प्रोपोगेट करें सिर्फ इसलिए कि वो हमारे किसी एक एजेंडे या मौकफ के राह में रुकावट है, वो सच जो इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है, हम उसके ऑन द कॉन्ट्ररी हम झूठ इंजेक्ट करें और हम झूठ फैलाएं, मुझे एतराज सिर्फ उस बात से होता है। बाकी तो पॉइंट्स ऑफ व्यू है ना जी, वो अच्छी बात है, हर एक का होता है, बिल्कुल हो। ठीक है।